रमजान डाइट प्लान आखिर है क्या? कि अगर आप रमजान में यानी हर एक ने अगर वेट लूज करना है तो उसको रमजान में एक ही चीज खानी है, कैंसर सेल्स को जिस्म से खारिज कर दे। 24 to 48 आवर्स का फास्ट जरूरी है। लीन बॉडी आती है हम्म। जो हम उन एक्टर्स की देखते हैं, हम्म। शाहिद कपूर हम्म। की, ऋतिक रोशन की। लीन बॉडी तो 80% आपकी डाइट की वजह से होती है। वो सारे लड़के भाई हजरात बेटे जो कि अपनी बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं और मसल बिल्ड करना चाहते हैं, रेड मीट इज द राइट थिंग फॉर यू। मदर की रूटीन बड़ी ही वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो, इट्स वेरी वेरी टफ। विटामिन ई 400 इंटरनेशनल यूनिट डेली विद ब्रेकफास्ट आप लेना शुरू कर दें। बेहतरीन आटा कौन सा है हमारी सेहत के लिए? इसमें मैंने वो अनाज शामिल किया हुआ है जिसमें सॉल्युबल फाइबर भी और इनसॉल्युबल फाइबर भी है। सॉल्युबल फाइबर आपकी क्रेविंग्स रोकता है, वजन कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर रेगुलेट करता है, और जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो आंतों से सारे टॉक्सिन्स निकालता है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नबीहा एजाज एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट। तो दोस्तों, रमज़ान का बाबरकत महीना है और हम तमाम लोग जो हैं रोज़े के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और ऐसे में रोज़े रखने के साथ साथ जो दीनी फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम देने के साथ साथ हम तमाम लोगों की कोशिश क्या होती है कि हम हमारे जो फ़िटनेस गोल है वो जो कि पूरा साल पूरे नहीं हो पाते हैं, तो हम रमज़ान में इसको भी पूरा कर लें। अब मैं अपना सोशल मीडिया जब ओपन करती हूँ, ये फ़ोन देखती हूँ, तो तकरीबन कमोपेश मेरे पास जितनी भी वीडियो सामने आती है, शायद मैं डाइट कॉन्शियस इंसान हूँ इसलिए एल्गोरिदम और मेरा फ़ोन भी मुझे शायद वही दिखा रहा है, लेकिन कमोपेश रमज़ान डाइट प्लान, दैट्स अ थिंग आई सी एवरीवेयर। और इस पे बहुत बात भी हो रही है। बहुत अच्छी बात है कि अवेयरनेस के हवाले से बात हो रही है कि आपको अपना सहर कैसे ऑर्गेनाइज करना है, आपको अफ्तार में क्या खाना है, लेकिन एक्चुअली हम क्या वो अपने गोल्स, अपने टारगेट्स अचीव कर पाते हैं थ्रू दीज डाइट प्लान्स? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रमज़ान के एंड पर, ईद पर हमेशा सबने अपना वेट गेन ही किया होता है। तो फिर क्या रीज़न्स है, आज इस पे हम बात करेंगे। और एक और चीज़ जो कि मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगी कि रमज़ान में हम लोग हमेशा वेट लॉस की बात करते हैं, वेट लॉस, वज़न कम, लेकिन क्या कभी किसी ने बात की है कि वो हेल्दी उसको रहना है इस रमज़ान, वो अपना ये टारगेट रखे, ये गोल्स रखे? तो आज हम ज़रा इस पे भी बात करेंगे कि वेट लॉस करने में और हेल्दी लाइफ़स्टाइल होने में जो है वो कितना फ़र्क है और कितना मुश्किल है। हमारे साथ जनाब जो मेहमान मौजूद हैं, जब ये ग़िज़ा की, डाइट की, न्यूट्रिशन की बात करती हैं तो ऐसा लगता है कि फूल झड़ रहे हैं। वेरी ओल्ड फ्रेंड, बहुत प्यारी मेज़बान भी हैं, होस्ट भी हैं, अपना शो भी करती हैं और आज हमने इनको दावत दी है। आई थिंक इनसे अच्छा आज के इस टॉपिक पे कोई और एक्सप्लेन नहीं कर सकता, नन अदर देन डॉक्टर सहर चावला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन, थैंक थैंक यू। यू एंड वेलकम। अच्छा डॉक्टर साहब, बस सबसे पहले रमज़ान डाइट प्लान आखिर है क्या? अच्छा, रमज़ान डाइट प्लान एग्जिस्ट नहीं करता, वो इसलिए क्योंकि हर इंसान के रमज़ान का डाइट प्लान एक हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो मैं सबको ये अर्ज करूंगी सबसे पहले कि एक ही यूनिफॉर्म रमज़ान डाइट प्लान बना के फ्लोट करना और उसकी तशरीह करना और हर एक को कह देना कि अगर आप रमज़ान में यानी हर एक ने अगर वेट लूज करना है तो उसको रमज़ान में एक ही चीज़ खानी है, चाहे वो 20 साल का है, चाहे वो 60 साल का है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, चाहे उसको दो बीमारियां अलग हैं, चाहे उसको दो बीमारियां अलग हैं, चाहे एक जो है वो पूरा दिन बिस्तर पे पड़ा रहता है और एक ही दिन में 12 घंटे की ऑफिस की रूटीन है, हर एक का डाइट प्लान एक हो सकता है। तो देर इज नो सच थिंग एज यूनिफॉर्म रमजान डाइट प्लान। हर एक इंसान का उसकी एज, जेंडर, मेडिकल स्टेटस, रूटीन और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के हिसाब से अपना डाइट प्लान और अपना ही रमजान डाइट हुँ, प्लान होना चाहिए। तो और ये जो हम देखते हैं सोशल मीडिया पे वीडियोज़ आ जाती हैं कि हम्म। अगर आपने अपना इतना हम्म। किलो वज़न कम करना है, हम्म। तो सुबह आप उठ के ये वाला पानी पिएँ, कलमूंजी इतने चम्मच ले लें और ये करें। सो फॉर अवेयरनेस मैसेज के इससे कोई फ़र्क एज़ सच हो सकता है कि वो वीडियो आपके लिए ना हो, हम्म। उल्टा आपको नुकसान उठाना पड़ जाए? एब्सोल्युटली उठाना पड़ जाएगा। देखिए जी, एक अनाज नबीहा किसी के लिए सज़ा और वही अनाज किसी के लिए शफ़ा हो सकता है। हर जिस्म की तासीर जो आपके पास डिफरेंट है। अल्लाह का शुक्र है बड़े सालों से कंटेंट कर रही हूँ। कभी ये फ़ज़ूल कंटेंट नहीं किया कि 10 दिनों में ये फक्की खा के वज़न कम कर ले। हुँ, मेरा नाम आप लोग हर जिस्म की तासीर डिफरेंट है और तासीर के हिसाब से हर अनाज हर जिस्म के लिए है ही नहीं। फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए और एक पीरियोडिक और टेम्परेरी हुँ, सेंसेशन के हुँ, लिए आप लोगों की ज़िंदगी और लोगों की सेहत के साथ नहीं खेल हुँ, सकते। मैं आयुर्वेदा की भी बहुत फ़ैन हूँ, चाइनीज़ मेडिसिन की भी बहुत फ़ैन हूँ, मेडिकल डॉक्टर तो मैं हूँ ही, हुँ, न्यूट्रिशन में मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन तो है ही, लेकिन चाइनीज़ मेडिसिन हर जिस्म की तासीर डिफरेंट है और तासीर के हिसाब से हर अनाज हर जिस्म के लिए है ही नहीं। हर जिस्म की तासीर डिफरेंट है और
तासीर के हिसाब से हर अनाज हर जिस्म के लिए है ही नहीं। जब आप किसी को यूनिफॉर्म डाइट, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ मेडिकल डॉक्टर, जब आप किसी को यूनिफॉर्म डाइट प्लान देते हैं तो आप उसके जिस्म की तासीर को कंसिडर ही नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गंदम की तासीर ठंडी होती है, ठीक है, अगर गंदम मैं किसी ठंडी जिस्म वाले तासीर को दूंगी, ठंडी जिस्म यानी जिसको खट्टा सूट नहीं करता, जिसको बलगम आती है, ठीक है, जिन लोगों को टॉन्सिल्स वगैरह होते हैं उनके जिस्म की तासीर मोस्टली ठंडी होती है, तो उसका तो प्रॉब्लम और ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी की बॉडी में हीट स्ट्रेस है, जिन लोगों की बॉडी में हीट स्ट्रेस होता है उनकी निशानी ये होती है कि उनका गट ज्यादातर लूज रहता है, वो गुस्से के मिजाज के तेज होते हैं, नींद उनकी अपसेट होती है, दिल की धड़कन उनकी तेज होती है थोड़ी सी, और वो दुबले पतले भी होते हैं। ऐसे इंसान को अगर मैं गंदम दूंगी तो उसकी तो जिंदगी सुकून में आ जाएगी। ये मैंने एक बड़ी छोटी सी एग्जाम्पल दी है, बड़ी छोटी सी। अब आप अगर आप एक ही डाइट प्लान फ्लोट कर देंगे हर बंदे के लिए और उसमें एक ही इनाज है और बहुत सारी तासीरें होती है जिस्म की, बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिस्म की, तो क्या वो अप्लाई हो सकता है? तो प्लीज मैं अपनी सारी ऑडियंसेस को आपके चैनल के थ्रू ये पैगाम देना चाहूंगी कि खुदा के लिए इस तरह के मतलब लेम कंटेंट और इस तरह के, वो कहते हैं ना लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, लाइल्मी जो है वो बड़ी खतरनाक है, इसमें ना आया करें। अच्छा, मैंने बड़ी रिसेंट एक वीडियो देखी इंडियन स्टार विद्या बालन की और मुझे वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। आई एम श्योर आपकी भी नज़र से गुजरी होगी। उन्होंने जहाँ पे डाइट की बात की, जहाँ पे बहुत सारे लोग उनको कहते हैं कि आपने ओज़ेम्पिक किया और ये किया वो किया, वहाँ पे मैंने बात की कि मैंने जिस दिन समझ लिया कि व्हाट इज द राइट फूड फॉर मी, उस दिन मेरा वेट लॉस और बॉडी की जो इन्फ्लेमेशंस हैं कि आपको सर्टेन थिंग्स आपकी बॉडी को बेसिकली सूट नहीं करी एंड वी डोंट नो, जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस होता है, हमें ब्लोटिंग होती है, हमें स्वेलिंग होती है। दैट्स द न्यू थिंग आई हर्ड, मैंने पहली बार सुना, क्योंकि हमारे यहाँ यूजुअली इस पर बात कम हुई। सो मैं उसी बात को आप पे टॉस करना जी चाहूंगी। नबीहा, मैं फूड एलर्जी और फूड सेंसिटिविटी पर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस की और फूड एलर्जी और फूड सेंसिटिविटी के मैंने डिफरेंसेस भी बताए हैं, ठीक है, कि एलर्जी तो टेस्ट में आ जाती है, सेंसिटिविटी टेस्ट में नहीं आती। और ये भी मेरा एक बड़ा तकिया कलाम है कि अपनी बॉडी की बात सुने, लिसन टू योर बॉडी। हर इंसान की बॉडी डिफरेंट होती है और आपको मैजिकली आप एक्चुअली अगर एक डॉक्टर काबिल हो ना, और जब वो पेशेंट की हिस्ट्री ले रहा हो, उसको 10-15 मिनट में पता लग जाता है कि पेशेंट को किस किस चीज़ से प्रॉब्लम है और डाइट में क्या चीज़ निकालनी है और क्या डालनी है। लेकिन पेशेंट अपने माइंड, और ये बात पेशेंट ही बता रहा होता है, लेकिन पेशेंट को खुद पता नहीं लग रहा होता। कुछ एरियाज में आप अपने नॉलेज आप भी हो सकते हैं। विद्या बालन जी ने जो बात की है उन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि उनको पता लग गया कि उनकी बॉडी को कौन सा अनाज सूट कर रहा है, कौन सा अनाज सूट नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान अंडे खाता है और उसको एग से एलर्जी है और सुबह उसके उसके होंठ सूज जाते हैं, तो इट मीन्स कि उसको एक से एलर्जी है। मेरे पास इतने सारे पेशेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेके, क्योंकि फूड सेंसिटिविटी आपके पास टेस्ट में डायग्नोज नहीं होती, सेंसिटिविटी से एक ऊपर का लेवल होता है एलर्जी जो टेस्ट में डायग्नोज होती है। अब हमारे पास मल्टीपल लोगों को ग्लूटेन और डेयरी से फूड सेंसिटिविटी है, लेकिन क्योंकि वो टेस्ट में डायग्नोज नहीं होती तो अपने बच्चों को दबादब दूध दे ही जाएंगी, गंदम दे ही जाएंगी, देने से बाज नहीं आएंगी कि सिर्फ इससे फूड एलर्जी टेस्ट में नहीं आ रहा। भाई आपका बेटा आपकी बेटी दूध और गंदम लेके बीमार हो रहा है, आपको नजर तो आ रहा है ना अगर टेस्ट में नहीं आ रहा। उसके सिम्टम्स क्या है? देखिए जी, गंदम और दूध लेके अगर आप बीमार होंगे, आपको ब्लोटिंग भी हो सकती है, आपको डायरिया भी हो सकता है, आपको मेंटल फॉग भी हो सकती है। आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिम्टम बताऊं, जिन बच्चों को ग्लूटेन एलर्जी होती है उनका कद और वजन नहीं बढ़ता। मेरे ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिम्टम है और ये मैंने अपनी प्रैक्टिस से एक्सट्रैक्ट किया। मेरे पास इतने सारे पेशेंट्स आए हैं बच्चे जिनकी सिर्फ मैंने गंदम छुड़वाई है और उनका कद बढ़ना शुरू हो गया। हमारे यहाँ गंदम या चावल छुड़वाएं तो अगला सवाल जो आता है, जो कि मैं प्रोग्राम के एंड पे जरूर करूंगी, कि भाई डॉक्टर साहब गंदम और रोटी आपने छुड़वा दी तो फिर आप खाएं क्या? तो इसके ऊपर हम चलेंगे प्रोग्राम में आगे, लेकिन एक सवाल जो कि मैं आपसे पूछना चाहूंगी, चूंकि रमजान है और रमजान में जब मैं भी घर जा रही होती हूँ शाम के टाइम नियर अफ्तार, और हम सब लोग देखते हैं कि जो समोसे, पकौड़ों की और उसके बाद जलेबी की जो दुकानें हैं वहां पर धड़ाधड़ रश लगा होता है। घर में जो लोग बाजार से नहीं मंगवा रहे थे वो घर में पकौड़े बना रहे होते हैं, समोसे पहले से बन के पड़े होते हैं, जलेबी शायद घर में कम आती है, अगर कोई मेहमान आया हो तभी आती है। ये पकौड़े समोसे, ये पाकिस्तान का ये कल्चर है और ये कहाँ से ट्रेवल किए? आप दुनिया में कहीं ट्रेवल कर लें, वहां पर अफ्तार में मुझे नहीं ऐसा लगता, आपने भी बहुत ट्रेवल किया डॉक्टर सहर चावला, कि वहां पर भी क्या मतलब मेजें जो हैं वो पकौड़ों से समोसों से सजी होती हैं। हमारे यहाँ ये कहाँ से चीज आई है? ये पकौड़े समोसे ही हमने खाने अफ्तारी में और ये फर्ज हो चुका है हम पे। वेस्टर्न सोसाइटी का, अमेरिका का जैसे जंक फूड का ट्रेंड है, हमारा जंक फूड ये है। वो वहां पर कंफर्ट ढूंढते हैं, हम यहाँ पर कंफर्ट ढूंढते हैं। वो बर्गर पिज्जा वाली कंफर्ट भी गलत है और हमारी पाकिस्तान के समोसे पकौड़ों वाली कंफर्ट भी गलत है। सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं, अच्छा कि आपने बात कर दी, मुझे इतनी सारी पेशेंट्स कहती है लेकिन वो समोसे तो मैंने घर में बनाए हैं, तो है तो समोसे ही ना। अगर आपने घर में भी बनाए हैं, आपने उसमें मैदा डाला, आपने उसमें आलू डाला, आपने उसको वेजिटेबल ऑयल में तला, डीप फ्राई, आपने डीप फ्राई किया, तो आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। जब भी आप वेजिटेबल ऑयल में किसी चीज
उसको डीप फ्राई करते हैं, आप इतने डेंजरस सोजिश करने वाले केमिकल्स क्रिएट कर देते हैं कि वो आपके जिस्म में जाके तहलका मचा देते हैं, हुँ, दिमाग में भी, आंतों में भी, खून की रगों में भी, पूरे हुँ, के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में। हुँ, समोसे, पकौड़े, जलेबियाँ, आप ये कह लें कि हमारे लिए एक्सेसिबल, हुँ, कंपैरेटिवली इकोनॉमिक यानी थोड़ा सस्ता, और हमारे ज़ुबान के टेस्ट बड्स को चढ़ा हुआ जंक फूड है। देखिए जी, रोज़े का एसेंस ये नहीं है कि इफ्तारी के टाइम आपने अपने आप को बहुत हैवी किस्म की हुँ, ट्रीट देनी है। रोज़े का एसेंस स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के साथ ये भी है कि फास्टिंग में इतने घंटे भूखे रहने के बाद हुँ, हमारी बॉडी, हमारे इम्यून सिस्टम और हमारे गट की जो क्लेंजिंग हुई है, उसका बेड़ा गर्क हम ना करें इफ्तारी के टाइम गलत खानों की हुँ, चॉइसेस करके। हुँ, आप यकीन करें, जब आप ये समोसे, पकौड़े, जलेबियाँ और इस तरह के खानों को सिलेक्ट करें इफ्तारी के टाइम, इतने घंटे फास्टिंग से आपकी गट की जो क्लेंजिंग हुई होती है ना, हुँ, जो आपने बेनिफिट से होते हैं, आप उस सब पे पानी फेर देते हैं। क्योंकि गट की क्लेंजिंग आपकी जब हो रही होती है, आपके गट से बैड बैक्टीरिया खारिज हो रहा होता है। जैसे ही आप ये गंदे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने, ये तले खाने लेना शुरू करते हैं, फिर बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ, फिर सोजिश और इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, तो आप वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। हुँ, बल्कि इनफैक्ट इस वजह से एंड में आपका कैलोरी काउंट भी ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज़ बैक ऑफ माइंड आपको ये होता है कि मैंने अपने आप को ट्रीट करना है, मैंने अपना पेट भरना है, तो एंड में हुँ। इस वजह से आप मोटे भी हो जाते हैं ईद पे ओके, पहुँचने ठीक तक। है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम ज़रा हुँ। बात कर लेते हैं रिस्ट्रिक्टेड डाइट की, जो कि हुँ, हम वेट लॉस करने की कोशिश भी कर हुँ, रहे हुँ, होते हैं इन रमज़ान, जो कि हुँ, एक्चुअल में अगर हम साइंटिफिकली इसको देखें तो वो हुँ, कहलाती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसको हुँ, साइंस मानती है, प्रूव हो चुकी है कि हेल्थ के लिए हुँ, कितनी बेनिफिट है, और आपने भी इस पे बहुत बात की है। हुँ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं और रिस्ट्रिक्टेड डाइट की बात हुँ, करते हैं? अ, इंटरमिटेंट फास्टिंग, अब मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन जो अपनी विंडो है उसमें भी हर चीज़ पेट में फेंक दी, डाल दी। थोड़ा-सा इसको ज़रा हमारी हुँ, ऑडियंस के लिए, क्योंकि अब हुँ, रमज़ान भी है और हुँ, हम फास्टिंग ही कर रहे हैं, हुँ। तो इसको लेकर चलना कैसे हुँ। है? इंटरमिटेंट फास्टिंग तो आपका ज़ाब्ता-ए-हयात होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ वे सुपीरियर देन रिस्ट्रिक्टेड डाइट। रिस्ट्रिक्टेड डाइट में आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ़ अपना कैलोरी काउंट और आप अपना पोर्शन जो है उसको लिमिट कर रहे हैं आप। आप अपनी जो है सिर्फ़ हुँ, वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं, और अगर आप कंपैरेटिवली हेल्दी चॉइसेस ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप अपने ब्लड शुगर को भी फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप अपने जिस्म से ज़हरीले मादे निकाल रहे हैं, आप अपने गट को क्लेंज़ कर रहे हैं, आप अपने ब्रेन के कंसंट्रेशन और फोकस को क्लियर करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग से हमारे इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे एसिड्स बनते हैं जैसे हुँ, बीटा ब्यूटारेट, जिनमें एबिलिटी होती है आपका ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके आपकी ब्रेन की कंसंट्रेशन एबिलिटी फोकस इंक्रीज करने की। इंटरमिटेंट फास्टिंग करके आप अपने फैटी लिवर को ट्रीट करें, आप अपने इंसुलिन लेवल्स को ट्रीट करें, आप अपने ब्लड कोलेस्ट्रॉल को ट्रीट करें, आप अपने हार्मोन्स को ट्रीट करें, हुँ, आप अपने जिस्म में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ा रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? हमारे जिस्म के हर सेल की एनर्जी फैक्ट्री को माइटोकॉन्ड्रिया कहा हुँ, जाता है। अगर हम अपने नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ा लें तो हम अपना लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हुँ, हैं। हमारे जिस्म में जो प्रोटीन्स गल जाती हैं, सड़ जाती है, जिनको खारिज होना होता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग उसको जिस्म से बाहर निकालने में काम आती है। तो फास्टिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग उसका तो लेवल ही कुछ और है ना। हुँ, अच्छा, ये बड़ी फनी बात है, जो लोग अपनी विंडो में भी खा रहे हैं तो आप तो हाँ, फास्टिंग कर ही नहीं रहे हैं ना। क्यों? आपकी कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं है। इंटरमिटेंट नहीं, नहीं, जो फास्टिंग की ओपन विंडो विंडो में में खा रहे हैं कि आप कुछ भी खा सकते नहीं, हैं? कुछ भी नहीं खा सकते। मुझे इससे एक बात याद आ गई, मैं एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफ़ेसर होती थी एक ज़माने में, तो वहाँ पर मेरी एक डेमो होती थी, तो वो बड़ी क्यूट होती थी, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करती थी, लेकिन वो अपनी ईटिंग विंडो में फ्रेंच फ्राइज़ खाती होती थी सारा टाइम डेमो रूम हुँ, में बैठ के। तो मैं उसको हमेशा देख के कहती होती थी कि फ़ाइज़ा, तुम इंटरमिटेंट फास्टिंग विद ट्रांस फैट्स इन बिटवीन करती हो, ओह! कि हाँ, मतलब आपने बीच में ट्रांस हुँ, फैट्स वो फैट्स होते हैं जो अल्लाह ने नहीं बनाए, हुँ, जो इंडस्ट्रियल फैट्स हैं, जो वो हुँ, आप अपने जिस्म में वो डालते हैं, वो खाते हैं, तो वो बॉडी के फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स उसको हज़म नहीं करते, उसको क्लॉग करते हैं, स्टक हुँ, करते हैं, उसका एडक्ट बनाते हैं, जो कि अगेन आपके जिस्म में तहलका मचाते हैं, जो ठीक, आपके पास ये फ्राइड फूड्स मचाते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग विद ट्रांस फैट्स इन बिटवीन आपको कोई फ़ायदा नहीं ओके, पहुँचाती। हाँ, ये हो सकता है कि अगर एक इंसान ने अपने माइंड में सोचा हो कि मैंने अपनी ईटिंग विंडो में सिर्फ़ एक फ्रेंच फ्राइज़ का हुँ, पैकेट खाया और मैंने कुछ नहीं खाया। अब नबिया, यहाँ पे ये हुआ कि उसका कैलोरी काउंट तो रिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक हुँ, है? उसका वेट तो लूज़ होगा, लेकिन जो उसका सिलेक्शन ऑफ आइटम था ना, जो ठीक, फास्टिंग के सारे बेनिफिट्स थे, वो नहीं वो होंगे। नहीं हो पाए, ठीक है। आपका सिर्फ़ वज़न कम हो रहा होगा, लेकिन आप बीमार हो रहे सो यू होंगे। नीड टू ईट क्लीन बेसिकली, जब आप एब्सोल्युटली, अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो ओपन विंडो है एब्सोल्युटली। उसमें वो आते हैं। हुँ, अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की हम बात कर रहे हैं, मैं चाह रही हूँ कि इसको चैप्टर को हम क्लोज करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कैंसर पेशेंट के लिए हुँ, कोई रिसर्च ऐसी है कि बहुत साबित सारी हुआ है। हो कि ये बहुत बेनिफिशियल रही है? और बेसिकली मैं कल भी एक हुँ, आर्टिकल पढ़ रही थी कि जो शुगर है वो हुँ, आपके कैंसर सेल एब्सोल्युटली। को वो करती है, उनको ग्रो करती है, और ये उनका फूड है।
इज इट ट्रू? ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। मेरा पीएचडी का जो माइनर टॉपिक था ना वो सेल सिग्नलिंग था, और वो सेल सिग्नलिंग इन कैंसर था। आपके पास कैंसर सेल जिस साइकिल से ग्रो करता है ना, वो आपके पास ग्लाइकोलिसिस होती है, जो शुगर का मेन मेटाबॉलिज्म, यानी जब शुगर ने जिसम में इस्तेमाल होना शुरू होता है, उसका मेन पाथवे होता है। कैंसर सेल का दम घोटना, उसको मारना, उसको गला दबाना हो तो क्या करना होता है, हम्म। जिसम को शुगर से स्ट्रिप करना होता है। अगेन मैंने आपको बताया कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में जो डैमेज प्रोटीन्स होती है ना, और जो वो सेल होते हैं जो खारिज होने चाहिए, इंक्लूडिंग कैंसर सेल्स, उनका एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस उर्दू आसान लैंग्वेज में कहते हैं सेल्फ डेथ को, यानी वो हम्म। खुद ही मरना शुरू हो जाते हैं और वो खुद ही जिस्म से खारिज होना शुरू हो जाते हैं। फास्टिंग इज द ओनली वे एक्सेसिबल जिसमें आप अपने जिस्म से अगर कोई पोटेंशियल कैंसर सेल्स हैं, यानी वो फ्यूचर में जाके हम्म। कैंसर बन सकते हैं, उनको जिस्म से खारिज करना शुरू कर दें, फॉर योर बॉडी टू बिकम इतना स्ट्रॉन्ग ठीक। कि वो कैंसर सेल्स को जिस्म से खारिज कर दे। 24 to 48 आवर्स का फास्ट जरूरी है। ओके, डॉक्टर साहब यस। कौन लोग ये नहीं कर सकते इंटरमिटेंट फास्टिंग? अ वेरी नाइस क्वेश्चन। प्रेग्नेंट औरतें नहीं कर सकती, जो बच्चों को दूध पिला रही है वो नहीं कर सकती, बच्चों को नहीं करना चाहिए, जो डायबिटिक्स, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स और इंसुलिन ले रहे हैं, उनको अपने डॉक्टर से मॉनिटर कराए ओके। बगैर नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को गर्ड और गेस्ट्राइटिस का इतना इशू है कि अगर वो थोड़ी देर नहीं खाते और उनका एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम ठीक। बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उन लोगों को नहीं करना ठीक है। अच्छा चाहिए। डॉक्टर साहब, हम्म। मेरे अंकल, माय मामू, ही केम फ्रॉम हम्म। ऑस्ट्रेलिया हम्म। लास्ट वीक, और वो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, अपने कॉलेज गए, एफसी कॉलेज गए, और उनके कोई कॉलीग थे, ही वाज वर्किंग विद शौकत खानम एज वेल। हम्म। सो उनको वहाँ पे इनविटेशन आया कि आप यहाँ पे आए और हम आपको विजिट करवाते हैं। सो मैं उनको पिक करने जब गई तो ही स्टार्टेड क्राइंग कि वहाँ पे मैंने बच्चे देखे, और छोटी उम्र के बच्चे थे, उनका ताल्लुक केपीके से था। तो मेरी उनसे ऑब्वियसली बात स्टार्ट हुई। सो उन्होंने कुछ रीजंस ऐसे बताए जिसके ऊपर शायद पहले बात हुई हो, या मेरे नॉलेज में, मेरे उसमें वो नहीं है। अच्छा, मैं मेरे दो सवाल इसके अंदर बेसिकली आपसे। अच्छा, पहला तो ये है कि हम जो कैंसर की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में इसका नंबर इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये जब उनकी डिस्कशन हुई तो ये मेरे भी ज़हन में आया सवाल कि पाकिस्तान में इतना स्प्रेड क्यों है? मैंने उनसे दूसरी बात ये पूछी कि क्या ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह से यही स्प्रेड है, यही नंबर है कैंसर का जो कि पाकिस्तान में है? उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स के पास इस बात का कोई ऐसा हम्म। जवाब नहीं था कि इसका स्प्रेड क्यों है, हम्म। और जो केपीके से बच्चे खासकर आ हम्म। रहे हैं, वो बच्चों में क्यों है ज़्यादा नंबर, और हम्म। पंजाब में एडल्ट्स में ज़्यादा है। नाउ दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज, इसका हम्म। कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। हम्म। एंड द सेकंड थिंग जो कि मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि मेन कॉज एक और जो कि बताया गया, रिसर्च बता रही है कि जो पानी पिया जाता है हम्म। अनफिल्टर्ड, हम्म। वो भी एक बहुत बड़ी कॉज इसमें बताई जा एब्सोल्युटली। रही है। सो मैं चाहूंगी एब्सोल्युटली। कि दोनों चीजों को अगर आप थोड़ा हम्म। सा डिटेल बताएं। देखिए जी, मेडिकल लैंग्वेज, मेडिकल जो फील्ड है उसका एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है एपिडेमियोलॉजी। हम्म। एपिडेमियोलॉजिकल वेरिएशंस आपको यही बताती है कि कौन सी बीमारी जो है किस ज्योग्राफी में, किस हिस्से में ज़्यादा होती है, और अगेन उसके कॉजेस पे भी आपके पास बात होती है। हमें जब मेडिकल कॉलेज में कोई भी डिजीज़ बताया जाता है तो हमें पहले हमेशा उसकी हम्म। ज्योग्राफिकल और एपिडेमियोलॉजिकल वेरिएशन जो है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बताई जाती है। तो ये बात एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि कुछ जीन्स में कुछ बीमारियां ज़्यादा कॉमन होती हैं, जैसे स्किन कैंसर गोरे जिस्म में ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। जैसे आपके पास ब्रेस्ट कैंसर जो है वो एशियन रीजन में आपके पास सबसे ज़्यादा कॉमन है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है आपके हम्म। पास। तो कुछ बीमारियों का जो स्प्रेड होता है वो कुछ जियोग्राफिकल और रीजन्स में जेनेटिकली भी होता है? ज़्यादा ओके। कॉमन ओके। होता है, और जेनेटिकली डेफिनेटली। हम्म। जेनेटिक जैसे ब्रेस्ट कैंसर कैन रन इन द फैमिली, सो कोलन कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर हम्म। कैन रन इन द फैमिली। अगेन अगर, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आपने उससे हार जाना है। जो एपिजेनेटिक फैक्टर है, एपिजेनेटिक फैक्टर कहते हैं वो फैक्टर्स जो आपके कंट्रोल में हो, आपके हम्म। हाथ में हो। जेनेटिक तो वो है ना जो आपके हाथ में नहीं है, हम्म। यानी एक्वायर्ड। अपनी एनवायरनमेंट को, अपनी डाइट को और अपनी हैबिट्स को चेंज करके आप इन कैंसर जीन्स को सारी जिंदगी, अगर जिस समय है तो इनएक्टिव भी रख सकते हम्म। हैं। अगेन जिन एनवायरनमेंट्स में पोल्यूशन ज़्यादा है, जिन एनवायरनमेंट्स में इंडस्ट्रियल वेस्ट ज़्यादा है, हम्म। इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोज नहीं हम्म। हो रहा है ठीक तरह, जहाँ पर आपके पास जो खेती बाड़ी है वहाँ पर जीएमओ, ग्लायोफॉसेट और ये सारे केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स, इनका यूज़ बहुत ज़्यादा है, इनका डिस्पोजिशन ठीक नहीं है, जहाँ पर ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है, माओ की खुराक ठीक नहीं है, हम्म। वहाँ पर ये सारी और चीज़ें ज़्यादा पानी, होंगी। साफ पानी, डेफिनेटली लाहौर अगर साफ जैसे पानी शहर नहीं है में तो साफ पानी, या लोग आई थिंक बॉदर हम्म। भी नहीं करते हैं कि नोबडी टैप वाटर केयर्स। यू कैन नॉट नोबडी ड्रिंक। केयर्स, वही आपके। लाहौर जैसे, कराची जैसे हम्म। शहर में यू कैन नॉट ड्रिंक टैप वाटर। नो एंड नोबडी केयर्स के इस मामले में आपने क्या करना है। अगेन ये पोल्यूशन के, इंडस्ट्रियल वेस्ट के और हैजर्डस और वेस्ट ये के जुमरे स्टेट में का आ भी जाता उसके है। अंदर वो बिल्कुल आता है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहिबा, क्या किया जाए कि रमजान में अच्छा खासा बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाए? अच्छा खासा, हो सकता है, हो हो सकता सकता है। है। 30 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। वेरी सिंपल, अपनी अफ्तारी बहुत ज़्यादा लाइट रखें और सहरी अपनी फिलिंग खाएं, बिकॉज अफ्तारी के टाइम सूरज गुरूब हो रहा होता है, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है, कैली बर्निंग प्रोसेस
जो है वो 30% से भी ज़्यादा नीचे जा रहा हुँ, होता है। सहरी के बाद आपने पूरा दिन एक्सर्ट करनी होती है, मेहनत करनी हुँ, होती है। सो कोशिश करें कि अफ्तारी के टाइम लीन प्रोटीन या फैट कंटेनिंग प्रोटीन के अलावा कुछ खाएँ ही ना। और ये मैं हुँ, एक जनरलाइज़्ड बात कर रही हूँ। मैं हुँ। उन लोगों को बात नहीं कर रही हूँ जिनको सर्टेन किस्म के मेडिकल डिजीज़ेज़ हैं और अगेन उनको स्पेसिफाइड डाइट प्लान चाहिए। आप कोशिश करें आपकी स्टेक सर्विंग हो, हल्का-फुल्का साथ सैलेड हो। अगर हुँ। आपने फ्रूट सर्विंग भी लेनी है तो आप 1 से ज़्यादा ना लें। कोशिश करें कि जिस दिन फ्रूट्स लें उस दिन आप और कोई चीज़ अच्छा, ना लें। फ्रूट से हम अपना इफ्तार कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, आप फ्रूट से अपना इफ्तार कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपने सहरी में प्रोटीन और फैट्स ज़रूर लिया हुआ है। अगर आपने प्रोटीन और फैट किस तरह, यानी आपने अंडे ज़र्दियों के साथ खाए, अगर आपने कोई छोटा थोड़ा बहुत पराठा खाया हुआ है, दही भी आपके पास प्रोटीन होता है, आपने वो खाया हुआ है, या फिर उस दिन आपने मीट जो है, वो सहरी के टाइम ले लिया था, तो वो एक आपका काइंड ऑफ ओमेड हो जाएगा, वन मील अ डे हो जाएगा कि इफ्तारी अब फिर आप आपने मुझे बहुत ही बताएँगे हल्की कर दी कौन-सी थी। आपको ऐसी डॉक्टर आप मुझे हुँ, मुझे मेरे सामने लेके आएँ जो हुँ, बताए कि पराठा आप खा लें और आप एब्सोल्युटली। अंडा भी पूरा खा लें और आप जो है वो दही भी इन चीज़ों से हुँ, इतना वो दूर कर दिया गया है कि जब डाइट हुँ, आपने करनी है, हुँ। तो पराठा नहीं आप खा सकते, रोटी नहीं आप खा सकते लेकिन 1 मील अ डे में आप ये 1 चीज़ें मील अ डे में आप वो कर बिल्कुल खा सकते हैं। सकते हैं अगर उम, आपको ग्लूटेन अच्छा सूट अच्छा, करता है। अब आप ये बता हुँ, रही हैं कि इस इफ्तार में अगर हुँ, हम फ्रूट बाउल ले लेते हैं, तो हुँ। उसके बाद हम अपना जो सहर है, वो हम पराठा या ऑमलेट कर सकते हैं या एब्सोल्युटली, स्विच कर सकते हैं दोनों चीज़ों एब्सोल्युटली। को? नहीं, नहीं, आप अफ्तार अपनी हल्की ही रखें। अच्छा, आपने जो अपनी एक फुलफिलिंग मील लेनी है, वो आप सहरी में ही लें। लेकिन उसके और उसके बाद यू बाद आर गोइंग टू बेड तो उसके बाद आपने पूरा दिन एक्टिव रहना है, ओके। ठीक है? उसके बाद आपकी पूरा दिन कैलोरीज़ हुँ, बर्न होंगी और कोशिश करें कि सहरी के फ़ौरन बाद ना लेट जाएँ। हुँ, चाहे आपने सहरी अगर लाइट ठीक। भी की है, तो अगर आपने पराठे नहीं भी खाए हैं, तो आप को कम से कम 40 से 60 कदम तो चलना ठीक चाहिए, है। उसके बाद आपको अच्छा लेटना डॉक्टर साहबा चाहिए। अब अगला सवाल उन हुँ, लोगों के लिए है जो हमारी बातें कह रहे हैं कि ये क्या स्ट्रेंज बातें कर रहे हैं हुँ। और हमसे तो नहीं होता अब, लेकिन अब वज़न भी कंट्रोल करना है, दिल भी करता है खाने को, तो ये उन लोगों के लिए सवाल है कि अफ्तारी में ऐसा क्या खाएँ कि वज़न भी ना बढ़े और मज़ा भी आ जाए? अम, मुश्किल। मेरे जैसा बंदा जिसको गोश्त बहुत पसंद है, आप हाँ। ग्रिल्ड चिकन खा सकते हैं, हुँ, आप ग्रिल्ड स्टेक्स खा सकते हैं, आप पतली दाल का सूप ले सकते हैं, उसके साथ आप घर का बनाया हुआ बहुत मज़े का होममेड सैलेड ले सकते हैं, जिसमें आप हैंडफुल ऑफ नट्स डाल हुँ, सकते हैं, साथ आप थोड़ा-सा रायता बना सकते हैं, हुँ, आप स्लाइस और पीनट बटर और शामी ले सकते हैं, ये कितनी हेल्दी चीज़ है। सो देयर हुँ, आर सो मेनी ऑप्शंस जिसका आपको बाकी सोचिए आपने 2 स्लाइस रखे हुए हुँ, हैं, घर का बना हुआ चिकन शामी रखा हुआ है, 2 टेबलस्पून आपने शुगर फ्री पीनट बटर के हुँ। रखे हैं, उसपे नट्स डाले, इज़न्ट इट हुँ। डिलिशियस? आई थिंक दिस इज़ डिलिशियस। सबसे आसान ये है कि हुँ। समोसा, पकौड़ा, जलेबी बिल्कुल भी ट्राई नहीं, ना करें, बिल्कुल भी उसके नहीं। अलावा आप यू कैन ईट एनीथिंग। घर की बनी हुई घर चीज़ें का खाएँ। पोर्शन में अगर हर चीज़ खाएँ तो आप एन्जॉय एब्सोल्युटली। कर सकते हैं। डायबिटिक लोगों के लिए भी हुँ, हम थोड़ा-सा उनको भी गाइड कर देते हैं कि वो रमज़ान में हुँ, अपने हेल्थ गोल्स कैसे अचीव हुँ, कर सकते हैं। अगेन वेट लॉस की तो हम बात हुँ, करते ही हैं, लेकिन हेल्दी होना इज़ वे मोर हुँ। इम्पोर्टेंट। तो उनके लिए कि वो कैसे अपना बैलेंस करके मील खाएँ ताकि अच्छा फ़ील करें? वो सारे डायबिटिक्स जो इंसुलिन ले रहे हैं, वो सारे डायबिटिक्स जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पे हैं, उन्होंने अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर खुद से तो कोई भी यूनिफॉर्म डाइट प्लान फॉलो नहीं करना। जैसे हुँ, मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं जो इस वक्त डायबिटिक और मेरे पास हुँ। एनरोल्ड हैं, ज़ाहिर है मैं उनका डाइट प्लान अकॉर्डिंगली चेंज करूँगी क्योंकि हर एक पेशेंट की ब्लड शुगर लेवल्स की फ्लक्चुएशंस जो हैं करेक्ट। वो डिफरेंट होती हैं। हुँ, वो लोग जो डायबिटीज़ पर हैं और अभी तक डाइट कंट्रोल पे हुँ, हैं, आप सहरी में दलियों का इस्तेमाल, मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल, अंडे का ज़र्दियों के साथ हुँ, इस्तेमाल, हुँ, गोश्त का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। अफ्तारी में आप लोग फ्रूट चाटों से दूर रहें हुँ, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा फ्रूट लेते हैं अल्टीमेटली फ्रूट शुगर इज़ फ्रुक्टोज और वो भी आपके हुँ, लिवर पर लोड प्लेस करती है। तो अफ्तारियों में आप अगेन मीट सर्विंग्स की तरफ ही रहें, हुँ, जितने भी डायबिटिक लोग हैं, हुँ। कीटो टाइप सर्विंग्स की तरफ ही रहें। तो जो रमज़ान का महीना है वो गनीमत होगा आपका शुगर रिवर्स डॉक्टर करने के साहिबा लिए। बहुत लोग इंस्पायर होते हैं ना हुँ, बॉलीवुड से और वहाँ के जो हुँ, हुँ, एक्टर्स हैं वो अपने फिटनेस हुँ, हुँ, गोल्स बड़े अच्छे से हुँ, और हुँ, कहते हैं लोग उनके हाँ उनके फिटनेस ट्रेनर्स उनके साथ होते हैं उनके हुँ, डाइटिशियन उनके साथ होते हुँ, हैं तो हुँ, एक आम बंदा जो कि हुँ, ड्रीम करता है हमारे हुँ, लड़के आजकल के हुँ, हुँ, लड़कियां हमारे जिम गोइंग है और वो जाते हैं और मैं भी जाती हूँ जिम और मैं देखती हूँ कि बड़े वो हुँ, मोटिवेशन के साथ वहाँ पे हुँ, वर्कआउट करते हैं बट वो वाली बॉडी उस तरह से आना आई हुँ, नो कि वो प्रोफेशनल ट्रेनर के हुँ, लिए आपको जरूरत होती है हुँ, लेकिन वो तमाम लोग जो कैसे ड्रीम करते हैं हुँ, उनके लिए आप क्या गाइड करेंगी कि वो अपने खाने में ऐसी कौन-सी मॉडिफिकेशन लेके आएँ कि वो जो लीन बॉडी आती है, हुँ, जो हम उन एक्टर्स की देखते हैं, हुँ, शाहिद कपूर हुँ, की, ऋतिक रोशन की, वो हुँ, हमारे लोग भी हुँ, एफर्ट करें हुँ, ऑब्वियसली लेकिन ज़रा हुँ, उनको गाइड करते हैं कि किस हुँ, तरह से कर हुँ। सकते हैं? देखिए, एब्स बनना और उस तरह हुँ, के मस्कुलर कट्स बनना तो अपने ट्रेनर और प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और गाइडेंस के बगैर पॉसिबल नहीं है, लेकिन लीन बॉडी तो 80% आपकी डाइट की वजह से होती है और उसमें सिर्फ बट 20% अगेन वो वर्कआउट लोग का सब हाल कर होता है। रहे होते हैं हुँ, ट्रेनिंग कर रहे होते हुँ। हैं बट कहाँ पर आके दे लैक कि वो खाने पे डाइट बिकॉज़ यस 80% आपका कंट्रीब्यूशन ही डाइट है। देखें, आपके एब्स वगैरह तो वर्कआउट से बनेंगे, हुँ, लेकिन जो आपकी बॉडी का फ्रेमवर्क है वो वर्कआउट से नहीं बनता। नहीं होगा। आपकी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है यानी आपकी विड्थ कितनी होगी, आप डाइट में क्या ले रहे हैं, हुँ, आपका पे आपके एब बन पाएँगे या नहीं, आप इस काबिल हैं या नहीं, ये वर्कआउट हुँ, नहीं, ये डाइट डिसाइड हुँ। करेगी। तो डेफिनिटली अगर आप ग्रेन से दूर रहेंगे, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से दूर रहेंगे, शुगर और पास्ता इन सारी चीज़ों से दूर रहेंगे और मीट्स की तरफ तो रहेंगे, डॉक्टर साहब इट विल हेल्प हमारे यू अ जो लॉट। मसल्स का फूड है हुँ, हुँ। या उसको जो बिल्ड करेगा या उसको हुँ, स्ट्रेंथन हुँ। करेगा
दैट इज मीट मीट। एब्सोल्युटली मीट एंड रेड मीट इज मोर बेनिफिशियल। रेड मीट का कलर आपको पता है ब्राउन और रेड इसलिए होता है बिकॉज उसका जो मायोग्लोबिन कंटेंट है, यानी जो उसका वो कंटेंट है जो ब्लड में ऑक्सीजन आपके पास पहुंचाता है, वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाइट मीट। वो सारे लड़के भाई हजरात बेटे जो कि अपनी बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं और मसल बिल्ड करना चाहते हैं, रेड मीट इज द राइट थिंग फॉर यू। डॉक्टर साहिबा, योर ओपिनियन ऑन चिकन? चिकन इज अ ग्रेट थिंग अगर आप देसी चिकन खाएं, ठीक है। देसी? अगर आप देसी चिकन खाएं, एक्चुअली दूसरा चिकन भी बहुत अच्छा हो सकता है प्रोवाइडेड वो डॉक्टर फ्री साहिबा, ये जो रेंज है। कहा जा रहा है कि इंजेक्शन लग जाते हैं, 20 डेज में बन जाता है, वही हॉर्मोन्स होते हैं, सो बिल्कुल सही कहा जा रहा है, वही मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप फ्री रेंज चिकन खा रहे हैं, आपका जो वेंडर है वो आपका जानने वाला है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो गवाला और चिकन वाला है, अगर आपका वेंडर आपका जानने वाला है ना, और आपको पता है कि उसने आपको फ्री रेंज दिया है, जिसको आपके पास ऑर्गेनिक फीड दिया गया और इंजेक्शन वाला फीड नहीं दिया गया। ये जो इंजेक्शन वाला फीड होता है ना, ये मॉडिफाइड कॉर्न और सोय फीड होता है। इसमें ग्लायोफॉसेट्स होते हैं। ये जो सारे ग्लायोफॉसेट्स हैं, ये अगेन आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज करते हैं और ये कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स हैं, क्योंकि इन्होंने वही वाली फीड खाई होती है ना जो पेस्टिसाइड ग्लायोफॉसेट वाला इन्होंने खेतों के ऊपर किया होता है। यही कॉर्न और सोया इन मुर्गियों ने खाया होता है। उसके बाद ऊपर से इनको इंजेक्शन भी लग रहे होते हैं। देखिए, अगर ये वाली मुर्गी खा रहे हैं तो ये वाली मुर्गी तो बीमारियां करेगी, लेकिन अगर आप फ्री रेंज मुर्गी खा रहे हैं, अच्छी वाली मुर्गी खा रहे हैं, जिसको फीड ऑर्गेनिक मिला हुआ है, वेंडर आपका जानने वाला है और आपको उस पर भरोसा, तो आप ले सकते ठीक हैं। है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम्म बहुत ज़रूरी है कि प्रोग्राम को हम एंड करने से पहले हम मदर्स की हेल्थ के हवाले से बात हम्म करें, क्योंकि जो मदर्स होती हैं, हम्म जिनके रमज़ान भी है, उनको अपने बच्चों को भी देखना है, सहर हम्म भी तैयार करना है, उनको अफ्तार भी तैयार करना है, हम्म और ऑब्वियसली वो रात के 9 बजे सो भी नहीं सकती हैं, हम्म उनका नींद उसमें डिस्टर्ब हो रहा है, हम्म सारा दिन चलती फिरती रहती हैं, फास्टिंग भी साथ कर हम्म रही हैं, डेफिशिएंसीज भी हो रही हैं। हम्म मदर्स के लिए कुछ ऐसा बताएं, कोई सप्लीमेंट्स बता दें कि, क्योंकि आप व्हेन यू आर इन 35 to 40, तो आपके हार्मोन्स भी, बॉडी भी चेंज हो रही होती हम्म है और डिफरेंट साइन भी दे रही होती है, लेकिन हम हम्म उसको मुसलसल इग्नोर कर रहे होते हैं। हम्म मदर की रूटीन बड़ी ही, वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो, इट्स वेरी वेरी टफ। हम्म तो मदर्स के लिए कुछ अच्छा सा बता दें। हुँ। देखिए जी, सबसे पहले तो जब आप जहाज़ में होते हैं, तो वो जहाज़ की जो होस्टेस है वो इंस्ट्रक्शन देती है कि अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई टर्बुलेंस होगी, पहले आपने ऑक्सीजन मास्क लगाना है, उसके बाद अपने बच्चे के ऊपर लगाना है। देखिए जी, पहले आप अपना ख़्याल करेंगी तो उसके बाद आप पूरे घर का कर सकेंगी, ये तो कुदरत का असूल है। तो मैं इस बात के बिल्कुल भी हक़ में नहीं हूँ कि माएँ रात के 9 बजे क्यों नहीं सो पा रही हैं। पूरे घर को उनको फ़ैसिलिटेट करना चाहिए इस बात पे। अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं कि माएँ रात के 9 बजे जो है वो सो सकें। कुछ सप्लीमेंट्स हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए और डेली बेसिस पे रखना चाहिए। जो ख़वातीन, जो माएँ एनर्जी में लो फील करती हैं, वो बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट एक डेली एम्प्टी स्टमक ले सकती हैं। कॉड लिवर ऑयल आफ्टर 35 टू 40 मेरे ख्याल से ख़वातीन को लेना चाहिए। कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए होता है, डी होता है, हर एशियन औरत के जिस्म में विटामिन डी कम है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपकी जिस्म में इन्फ्लेमेशन को नीचे रखते हैं, इम्यून सिस्टम को अच्छा रखते हैं, आपके हार्मोन्स को बूस्ट करते हैं। अगेन विटामिन ई, क्योंकि आफ्टर 35, अभी हम शो की रिकॉर्डिंग से पहले भी बात कर रहे थे कि औरतों के हार्मोन्स बड़े चेंज होते हैं। विटामिन ई जो है आपके दिमाग में जो ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसने हार्मोन्स की रिलीज को रेगुलेट करना होता है, विटामिन ई उसकी रेगुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सारी औरतें जो 35, 36, 37 से ऊपर है, विटामिन ई 400 इंटरनेशनल यूनिट डेली विद ब्रेकफास्ट आप लेना शुरू कर दें। और विटामिन ई डाइट में आपके पास रेड मीट में होता है, जिससे आप औरतें आपके पास दूर भागती हैं। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, चाहे वर्किंग लेडी हो चाहे हाउसवाइफ हो। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट 500 मिलीग्राम रोज रात को सोने से पहले लें। ये आपके नर्व्स और मसल को रिलैक्स करता है, पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है, और ये कोई सिडेटिव नहीं है। मैग्नीशियम को स्ट्रेस रिलीविंग मिनरल कहा जाता है, बॉडी इस पर डिपेंड भी नहीं करती। और क्योंकि डाइट में इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो ऑलमोस्ट हर औरत जो है वो मैग्नीशियम रिप्लेटेड होती है, नींद भी आपको इससे अच्छी आती है। ये चंद सप्लीमेंट्स हैं जो आपको डेली बेसिस पे लेने चाहिए। हम अगेन खाने की बात कर हम्म लेते हैं, सप्लीमेंट्स की भी ने बात की कि रोटी जो है उसका जो है इंतखाब करना, वो हम्म हमारे यहाँ यूजली घरों में, शहरों में वाइट आटे की रोटी बनाई जाती है। बेहतरीन आटा कौन सा है हमारी सेहत के लिए, देखिए, अगर जो किसी हम मेजोरिटी की बात करें उनके लिए सूटेबल हो सकता है? अब मल्टी ग्रेन, देखिए जी, अगर आप डिफरेंट ग्रेन्स मिलाते हैं आटों के, तो इसका मतलब है कि आप डिफरेंट फ़ायदे ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका गट और डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग और मजबूत है कि वो इतने फाइबर को डाइजेस्ट कर सकता है। मेरे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं, वो जो आप कह रही थी, ये मुझे भी पेशेंट्स कहते हैं, अच्छा जी गंदम ना खाएं तो फिर क्या खाएं? क्यों? अनाज और नहीं है, जवार नहीं है, बाजरा नहीं है, जौ नहीं है, मकई नहीं है, बेसन नहीं है, कितने सारे आटे हैं और आपके पास दाल का भी आटा है, सोरगम फ्लावर भी है आपके पास। फिर इन सारे आटों में अब तो बहुत अच्छी अच्छी हमारी पाकिस्तानी ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं। मेरी अपनी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहार चावला का भी आटा है, मैंने उसमें मोरिंगा भी डाला हुआ है, फ्लैक्स सीड्स भी डाले हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सैंडविच की रोटी तोड़ी है और ये आपने। कहाँ पे अवेलेबल है? पाकिस्तान में शिपिंग हो रही है पूरे मुल्क में, www.holisticwisdombysaharchawla.com पे ऑर्डर कर सकते हैं। और लाहौर में अमाना मॉल पे फर्स्ट फ्लोर में, और ऑर्गेनिक विलेज DHA में तो भी मेरे डॉक्टर साहब, प्रोडक्ट्स क्या अवेलेबल फ़ायदा हैं। होगा अगर हम आपकी मल्टीग्रेन रोटी को ऑर्डर हम्म, करते हैं और खाते हैं, तो क्या चेंज आएगा हाँ, एक आम बंदे में और उसकी लाइफ? आपको ब्लड शुगर स्पाइक्स नहीं आएंगे। सबसे पहले तो एक तो मेरा आटा ग्लूटेन फ्री है और सफ़ेद आटे से पाक है, ऊपर से वो नट्स और सीड्स से पैक्ड है, और उसमें मैंने स्वांजना भी शामिल किया हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अब स्वांजना को, आपको पता है, सुपर फूड कहती है।
वेट लॉस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है क्योंकि ये मल्टीग्रेन आटा है और आपको पता है मल्टीग्रेन फाइबर में रिच होता है आपके पास, तो इसकी खसूसियत होती है कि ये स्टमक में जाके जेल बना लेता है। ये गैस्ट्रिक एम्पटिंग बड़ी स्लो होती है, यानी स्टमक से खाना निकलता बड़ी स्लोली से है, आपकी क्रेविंग्स रिड्यूस होती हैं, एपिटाइट कम होती है, आपको बहुत ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती है। ओके। अगेन इसमें मैंने वो अनाज शामिल किया हुआ है जिसमें सॉल्युबल फाइबर भी है और इनसॉल्युबल फाइबर भी है। सॉल्युबल फाइबर आपकी क्रेविंग्स रोकता है, वजन कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर रेगुलेट करता है, और जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो आंतों से सारे टॉक्सिन्स ठीक। निकालता है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी दैट्स कंट्रोल अमेजिंग। डॉक्टर करता साहब, है। आखिरी सवाल आपसे, हुँ। जो जिसका जवाब आई एम श्योर हम अगर आपकी वीडियोस करेंगे एक्सप्लोर तो हमें मिलेगा, लेकिन यूजुअली लोगों को नहीं मिलता, और वो ये हुँ। सवाल है कि सही घी का इस्तेमाल या तेल हुँ। का इस्तेमाल क्या है? क्योंकि ये एक वो चीज़ है हुँ। जो हर घर में हुँ। जिसकी ज़रूरत है, हुँ। लेकिन कौन-सा आपने तेल, घी, ऑलिव ऑयल है, महँगे हुँ। जो हैं हुँ। वो ऑयल्स हैं, देसी घी है, हुँ। क्या इस्तेमाल करें खाने में? देसी घी से बेहतरीन कोई चीज़ ही नहीं है। ये हमेशा याद रखिएगा, नेचर डज़ नॉट मेक बैड फैट्स। अल्लाह ताला बुरे फैट नहीं बनाता और देसी घी अल्लाह ताला का बनाया हुआ है। ये जितने भी सनफ्लावर हैं, कॉर्न ऑयल है, कैनोला ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है, सारे के सारे ख़राब हैं। सारे के सारे फैक्ट्री प्रोसेस्ड होते हैं। इनको जब आप ज़रा सी भी हीट देते हैं, इनके अंदर जो मादा मौजूद होता है वो इतना ऑक्सीडाइज़ होता है, म्यूटेट होता है, डैमेज होता है, इतने तबाहकुन केमिकल में क्रिएट करता है कि वो आपकी सेहत में तहलका मचा और देता है। फ्राइंग जिनके घरों में है या यूज़। सिर्फ देसी घी, उसकी 2 रीज़न्स हैं नबीहा। एक तो देसी घी सैचुरेटेड फैट होता है, हुँ, यानी उसके स्ट्रक्चर में वो कड़ी नहीं होती जिसको हीट तोड़ के बर्बाद कर सके। दूसरा, इसका स्मोक पॉइंट बहुत हाई होता है, 550 से भी ऊपर होता है। स्मोक पॉइंट का मतलब ये होता है कि मैं किस तेल को कितना बर्न करूँगी तो हुँ। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर बदलेगा। जब तक तेल का स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा वो मेरे जिस्म को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ये जितने भी कॉर्न ऑयल, कैनोला ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल है, इनका स्मोक पॉइंट बहुत कम होता हुँ, है, देसी घी का बहुत हाई होता है। हुँ। आप उसमें फ्राई कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहिबा, हुँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इन तमाम टिप्स को आप भी फॉलो करेंगे। रमज़ान में अपना फीडबैक ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।